पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, oogenesis के बारे में। oogenesis में क्या होता है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होती हैं और ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स क्या बना लेती हैं, oogonia बना लेती हैं। इनको अंडे जननी कोशिकाएं बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अंडे जननी कोशिकाएं। ये oogonia में क्या होता है, फिर समसूत्री विभाजन होता है और क्या बना देती हैं ये, oogoनियम और oogoनियम। जैसे कि मैंने बताया था कि उस oogoनियम में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि होने का मतलब कोई भी क्या हो नहीं होता है, विभाजन नहीं हुआ है, केवल क्या हुआ, इसकी साइज इंक्रीज हो जाती है। तो ये क्या बना देती है, प्राइमरी oocyte, प्राथमिक अंडज। क्या बना लेगा, प्राथमिक अंडज। प्राथमिक अंडज से हमारा काम नहीं चलेगा, इसलिए हमने क्या करवाया, उसमें म्यूसिस फर्स्ट करवाया। लेकिन इसमें म्यूसिस फर्स्ट शुरू तो हो गया है, लेकिन फिर ये चलते चलते प्रोफेज फर्स्ट में भी हो गया है और फिर चलते चलते डिप्लोटिन में अरेस्ट हो गया है। क्यों, क्योंकि इसको क्या चाहिए था, एफएसएच हार्मोन चाहिए था। और एफएसएच हार्मोन तो कभी मिलेगा, प्यूबर्टी पे मिलेगा। कब मिलेगा, प्यूबर्टी पे मिलेगा। तो अभी से, अब से पहले पहले की जो भी स्टेज है कहाँ पे चल रही है, भ्रूणीय अवस्था में चल रही है। तो सबसे पहले इस भ्रूणीय अवस्था जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसका बर्थ तो होगा ना। तो हैप्पी बर्थडे टू यू अपन ने सेलिब्रेट कर लिया। उसके बाद में धीरे धीरे कौन सा उड़ा जाएगा, चाइल्ड उड़ा जाएगा, बचपन आ जाएगा। और बचपन के बाद में आ जाता है फिर यौवन आरंभ, प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी पे क्या मिल जाता है, एफएसएच। और जैसे ही एफएसएच मिलेगा ये वाला विभाजन कंप्लीट हो जाएगा। और जब अपन को पता ही है कि जब अपन कोई भी विभाजन करवाएं तो एक कोशिका से दो कोशिका बनेगी। तो एक तो इसमें प्राथमिक ध्रुवीय काय बन जाता है और एक दूसरा द्वितीयक अंडज बन जाएगा। बन गया है भाई। इसके बाद में हमें क्या बनाना था भाई, ओवम बनाना ना। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज नोन एज oogenesis। तो सेकेंडरी oocyte में अपन कौन सा करवाया, म्यूसिस सेकंड करवाया। ये स्टार्ट हो गया लेकिन वापस से अरेस्ट हो जाता है किसमें, मेटाफेज की सेकंड में। अब क्या आएगा, ओव्यूलेशन हो गया है। ओव्यूलेशन क्या होता है, सेकेंडरी oocyte का ग्राफिन फॉलिकल से, ग्राफिन पुटिका से रिलीज हो जाना। तो वो रिलीज हो चुका है और रिलीज होने के बाद में आपको पता है कहां पे चला जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा, अंडवाहिनी में चला जाएगा, डिंबवाहिनी में चला जाएगा। और वहां पे ये इंतजार करेगा किसका, कि मेरा स्पर्म आएगा। लेकिन वो कब कब में आ जाना चाहिए, विद इन 48 आवर्स में आ जाना चाहिए। अगर विद इन 48 आवर्स में स्पर्म नहीं आया तो इसका क्या होगा, ये तड़प तड़प के किसकी याद में, स्पर्म की याद में अपनी जान दे देती है। तो ये जब डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन अपन मान के चल रहे हैं अगर मुझे ये पूरा प्रोसेस करवाना तो मैं क्या मान के चलूंगा कि स्पर्म इसको मिल जाता है, स्पर्म इसके पास में आ जाता है। कितने टाइम पर, विद इन 48 आवर्स में, 2 दिन के अंदर अंदर। किसके अंदर अंदर, 2 दिन के अंदर अंदर स्पर्म आ जाएगा। और जब स्पर्म आएगा तो अपना सेंट्रल भी दे देगा और फर्टिलाइजेशन भी तो हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस म्यूसिस सेकंड क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है और क्या बन जाता है, ओवम बन जाता है। ये जो ओवम बना है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, अपन आगे पढ़ेंगे कि उसमें कितने स्टेप होते हैं, 4 स्टेप होते हैं। पहला है सिनगेमी, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और एंटीमिक्स। सिनगेमी का मतलब होता है स्पर्म और ओवा, शुक्राणु और अंडाणु की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनके बीच में क्या हुआ, टच हुआ है, बस कांटेक्ट हुआ है। कांटेक्ट होने के बाद में जब अपन और थोड़ा अंदर चलेंगे तो क्या मिलेगा, साइटो का प्लाज्मा मिलेगा ना, कोशिका द्रव्य मिलेगा। तो ये प्लाज्मोगेमी, कोशिका द्रव्य का क्या हो जाता है, दोनों का मिलन हो जाता है। अब कोशिका द्रव्य में और अंदर जाते हैं तो अपन को क्या मिल जाएगा, उसका केंद्रक मिल जाएगा। तो कैरियोगेमी, केंद्रक भी क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। और केंद्रक के अंदर तो क्या मिलेगा, गुणसूत्र मिलते हैं, जीनोम मिलता है और वो भी क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तब जाकर के बन जाता है क्या, जाइगोट। ये होता है अंडजन। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ठीक है, अंडाशय की संरचना वह फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट। देखो अपन ने जो ये oogenesis का जो पढ़ा है, इसमें अपन ने बताया oogonia होती है, प्राइमरी oocyte होती है, सेकेंडरी oocyte होती है। ये कहीं ना कहीं तो होती होंगी ना, कहीं ना कहीं तो होती होंगी। वो कहां पे होती है वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूं अंडाशय का। आपको गौर से देखना है। कैसे देखना है, गौर से देखना है, बनाना नहीं है, ओनली देखना है कि मैं क्या क्या बना रहा हूं।
बातें नहीं करनी है। अरे मैं कलर ले रहा हूँ व्हाइट, यार है ग्रीन, क्या बात है। अरे ये भी तुम्हारी तरह ही है, बोलता क्या हूँ करता क्या है। इधर देखो, ये है अंडाशय। क्या है? अंडाशय। अंडाशय के जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है, कौन सी लेयर? सबसे बाहर की लेयर, ये वाली, इसको बोला जाता है थिन एपिथेलियम। आपने नाम तो सुना होगा उपकला ऊतक का। तो ये जो इसकी सबसे बाहर की जो परत होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? पतली उपकला से मिलकर बनी होती है। कभी आपने सुना होगा कि जो उपकला ऊतक होता है वो किसी भी चीज को कवर करने का या फिर अंदर से अस्तर करने का काम करता है। तो इसकी कवरिंग हो गई है। इसके अंदर, किसके अंदर? इसके अंदर जो एक और लेयर आपको दिखाई दे रही है, इसका नाम होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या ये नाम कभी आपने सुना है आज से पहले? सुना तो होगा। टेस्टिस का, टेस्टिस जो होता है वो नर का प्राथमिक जननांग होता है, और जो अंडाशय जो होता है वो मादा का प्राथमिक जननांग होता है। टेस्टिस में जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है वो कौन सी वाली कवरिंग होती है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अंडाशय में जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है वो भी कौन सी कवरिंग होती है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्लियर है बात? ठीक है। अब अपन बात करते हैं अंदर की। किसकी? अंदर की बात करते हैं। अंदर की अगर अपन बात करते हैं तो ये जो अंडाशय है, बताओ इसमें ब्लड वेसल्स की सप्लाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अब ब्लड वेसल्स की सप्लाई है तो मतलब शुद्ध रुधिर के लिए भी होनी चाहिए और अशुद्ध के लिए भी होनी चाहिए। और आपको तो पता ही होगा, क्या छुपाऊं आपसे, कि जो शुद्ध रुधिर होता है वो जो जिसमें फ्लो करता है उसको धमनी बोल देते हैं, और अशुद्ध के लिए उसको सिरा बोल देते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि जो धमनी होती है उसको अपन रेड कलर में बना देते हैं। ये क्या है? धमनी। और जे सिरा। और दोनों को मिलाकर के क्या बोल दूं मैं? रक्तवाहिनी बोल दूं क्या? बोल देता हूं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या आपको? आनी भी चाहिए। अब अपन बात करते हैं कि ये जो अंडाशय है इसके अंदर का जो पूरा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट? ये अंदर का जो पूरा पार्ट है इसको बोला जाता है स्ट्रोमा। क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा। अब अंदर के पार्ट को भी अपन क्या करेंगे? दो पार्टों में विभाजित करते हैं जी। एक तो इसकी जो ये परिधि पे पाया जाता है, इस परिधि वाले पार्ट को बोला जाता है वल्कुट या फिर कॉर्टेक्स। और एक ये जो मध्य में पाया जाता है या फिर केंद्र में पाया जाता है उसको मेडुला या फिर मध्यांश बोला जाता है। ठीक है, ये मैं बाद में बता दूंगा। अब अपन देखते हैं कि ये जो फॉलिकल्स है, जो पुटिकाओं का जो परिवर्तन होता है, वो आप थोड़ा सा सोच के और कॉमन सेंस लगा करके बताइए, अपन मिडिल में करवाएं या फिर इस परिधि पे करवाएं? परिधि पे। क्यों? उसका रीजन ये है, ये समझो। देखो, अपन को पता है कि ये जो फॉलिकल्स है उसमें एक पुटिका बनती है, ग्राफिन पुटिका। और ग्राफिन पुटिका जब रप्चर होती है तो उससे सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। तो एक बात बताओ, कोई भी चीज अगर यहाँ से रिलीज होगी तो वो जल्दी बाहर आ जाएगी, या फिर इस परिधि पे होगी तो जल्दी बाहर आ जाएगी? परिधि पे। तो इसलिए ये जो पुटिका जो परिवर्तन वो कहाँ पे चलता है? इसके परिधि वाले एरिया पे चलता है, मतलब कॉर्टेक्स वाले रीजन में चलता है। ठीक है, सबसे पहले जो पुटिका बनती है उसको बोला जाता है प्राइमोर्डियल फॉलिकल, मौलिक पुटिका। इसके बाद में जो पुटिका बनती है, अभी मैं बस नॉर्मली बना रहा हूँ ना, प्रॉपर क्या होता है वो अभी मैं बता दूंगा। इसके बाद में जो बनेगी प्राइमरी, प्राइमोर्डियल के बाद में वो बन जाती है कौन सी? प्राइमरी, प्राथमिक पुटक। कौन सा बनेगा भाई? प्राथमिक पुटक बन जाता है। ये मैंने क्या बना दिया है? प्राथमिक पुटक बना दिया है। अब इस प्राथमिक पुटक में कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा, कुछ चेंजेस हो जाएगा, और क्या बन जाएगी? द्वितीयक पुटक बन जाएगी।
क्या बन जाएगी? द्वितीयक पुटक बन जाएगी। यह है प्राइमोडियल, यह है प्राइमरी, यह है सेकेंडरी पुटक। कौन सी पुटक है? सेकेंडरी पुटक है, द्वितीयक पुटक जिसको बोल दिया जाता है। ये जो मैं बना रहा हूं ना, एक एक के बारे में बताऊंगा, घबराने की कोई बात नहीं। सेकेंडरी के बाद में कौन सा आ जाता है? तृतीयक। कौन सा? तृतीयक आ जाता है। कौन सा आ जाता है भाई? तृतीयक आ जाता है, टर्सरी पुटक। आ गया है टर्सरी पुटक, आना ही पड़ेगा। टर्सरी पुटक के बाद में ग्राफियन पुटक आ जाता है। कौन सा? ग्राफियन फॉलिकल। कौन सी फॉलिकल भाई? ग्राफियन फॉलिकल। अब मैं बना देता हूं यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल। ये बन चुका है क्या? ग्राफियन फॉलिकल। और इस ग्राफियन फॉलिकल का ही तो क्या होगा? रप्चर होगा, नष्ट होगा, फट जाएगी। ये ग्राफियन फॉलिकल इधर आती है और क्या हो जाती है? रप्चर हो जाती है। और रप्चर होने के बाद में इसके अंदर कौन सा था भाई? सेकेंडरी oocyte था। वो तो आ जाता है अंडाशय से बाहर। अब ये जो रप्चर हुआ है उसका पार्ट भी तो कुछ रह जाएगा ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस लूटियम में। ये क्या है? कॉर्पस लूटियम है। ये भी क्या है? कॉर्पस लूटियम। अब अगर क्या नहीं हुआ, निषेचन नहीं हुआ, तो कॉर्पस लूटियम बनी रहेगी क्या? नहीं, ये परिवर्तित हो जाती है किसमें? कॉर्पस एल्बिकेंस में। तो ये होता है पूरा पुटेकीय परिवर्तन। अब अपन एक एक को इसमें लिख देते हैं। तो बताइए ये वाला जो था ये क्या है? मौलिक पुटक, प्राइमोडियल फॉलिकल। इधर हिंदी में लिख देता हूं, आगे इंग्लिश में लिख दूंगा, दोनों काम हो जाएंगे। ये वाला कौन सा है? प्राथमिक पुटक। पुटक बोल दें या फिर पुटिका बोल दें, एक ही बात। प्राथमिक के बाद में कौन सा आ जाएगा भाई? द्वितीय। द्वितीय के बाद में कौन सा आ जाएगा भाई? तृतीय के बाद में कौन सा आ जाएगा भाई? ग्राफियन पुटक। इसके बाद में ये जो येलो कलर में बनती है ना, इनको पता है क्या बोल देते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। और ये भी क्या है पता है? अरे ये भी है कॉर्पस ल्यूटियम। और ये क्या है? ये है कॉर्पस एल्बिकेंस।
समझ गए कि बात को? पक्का पक्का बोल दो एक बार, समझ गए? तो देखो जो अंडाशय होता है इसकी जो बाहर की परत होती है वो एक पतली उपकला से मिलकर बनी होती है और इसके जस्ट नीचे ही क्या पाया जाता है, एक ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया किससे मिलकर बना होगा, सबको पता है, बता दो जल्दी से। WFCT से, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। तो मैं लिख दूं क्या, यहाँ पे लिख दिया है। फिर इसके अंदर क्या पाई जाती है, रक्तवाहिनी पाई जाती है। अच्छा थोड़ा सा आपको आइडिया होगा, मैंने बताया था कि ये जो अंडाशय होता है ना, ये गर्भाशय की भित्ति से भी जुड़ा हुआ रहता है और श्रोणि जो भित्ति होती है उससे भी जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये तो पता ही होगा, लिगामेंट की सहायता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब जैसे कि अपन बात करते हैं कि ये जो पुटी के परिवर्तन जहां पे हो रहा है उस वाले पार्ट को तो अपन क्या बोलते हैं, वलपुट बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। और ये जो बीच का हिस्सा है इसको क्या बोल दिया जाता है, मेडुला बोल देंगे, मध्यांश। समझ गए भाई? अरे समझेगा नहीं? तो देखो अंडाशय है, कौन, अंडाशय। अभी बात करने का टाइम मिलेगा, कर लेना। बता रहा हूँ ना, वही तो मैं बता रहा हूँ, इतने भी क्या जल्दी है। जो अंडाशय होता है सब बताएंगे, टेंशन नोट, है ना। जो अंडाशय होता है इसकी जो बाहरी परत होती है और इसकी एक आंतरिक परत होती है। जो बाहरी परत होती है उसका नाम तो क्या होता है भाई, थिन एपिथेलियम होता है। और जो अंदर होती है उसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोल देते हैं। और ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है ये तो किससे मिलकर बनी होती है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, श्वेत रेशेदार संयोजी होता है। ये तो परतों की बात कर ली, आवरण की बात कर ली। अब अपन अंडाशय का आंतरिक भाग जिसको बोला जाता है, ये पूछ रहा था ना, स्टोमा कहते हैं, तो बोला ना मैं बताऊंगा सर। और ये जो स्टोमा होता है ये भी दो भागों में क्या होता है, विभाजित होता है। एक तो परिधीय भाग और एक मध्य भाग या फिर केंद्रीय भाग। परिधीय भाग को बोल दिया जाता है कॉर्टेक्स और मध्य वाले को बोल दिया जाता है मेडुला। कॉर्टेक्स को वलपुट बोलते हैं और मेडुला को मध्यांश बोलते हैं। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट मतलब पुटिकीय परिवर्धन, बताइए पुटिकीय परिवर्तन इन दोनों में से कहां पे चलता है, कॉर्टेक्स में, है ना। कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ स्ट्रोमा। ठीक है भाई, अब अपन पुटिकीय परिवर्तन के बारे में एक एक पुटिका के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जो पुटिका आ जाती है उसका नाम होता है प्राइमोर्डियल फॉलिकल या फिर मौलिक पुटिका। इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, है ना, ध्यान से देखना, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये आ जाता है कि ये फॉलिकल जो नाम है या फिर जो ये पुटिका है ये होता क्या है एक्चुअल में। तो प्राइमोर्डियल का तो आपको समझ जाओगे कि जो सबसे पहले बनती है, ठीक है, लेकिन ये पुटिका क्या होती है। पुटिका एक ऐसी चीज होती है जिसमें कोई भी एक ओसाइट मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, कोई भी एक अंडज मिलेगा और अंडज की कोई ना कोई एक कवरिंग मिलेगी। तो अंडज मतलब कि oocyte विद ए कवरिंग इज नॉन एज पुटिका। कोई भी अंडज उसके साथ में कोई भी एक कवरिंग होगी, कोई भी एक आवरण होगा, उसको ही अपन क्या बोल देंगे, पुटिका बोल देंगे। अब ये आवरण
कौन से हो सकते हैं, उनके नाम पर इनके फिर अलग अलग नाम हो जाते हैं। तो अपने की दो चीज क्या रिक्वायरमेंट है, एक तो क्या होना चाहिए, ऊसाइट होना चाहिए, ऊसाइट कोई सा भी हो सकता है, और एक उसके ऊपर क्या होनी चाहिए, कवरिंग होनी चाहिए। इन दोनों को मिलाकर के अपन क्या बोल देते हैं, पुट्टिका बोल देते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि इसमें जो ऊसाइट है वो कौन सी मिलेगी, प्राइमरी मिलेगी। कौन सी मिलेगी भाई, प्राइमरी ऊसाइट मिलेगी। ये तो मैंने बना दी ऊसाइट। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि इसकी एक कवरिंग में बना दो, तो कवरिंग अपन उपकला ऊतक से बना देते हैं, क्योंकि उपकला ऊतक का काम ही तो क्या होता है, कवरिंग। ठीक है, ये हो जाती है क्या, प्राइमोडियल फोलिकल। अब अगर अपन बात करते हैं कि ये जो प्राइमोडियल फोलिकल्स होती है ना, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में, मतलब भ्रूणीय अवस्था में कितनी होती है, 7 मिलियन होती है। कितनी होती है, 7 मिलियन। अब एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो कितनी है, 7 मिलियन है। और अगर अपन बात करते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, कितनी रह जाती हैं, 4 मिलियन रह जाती है। ये होता है क्या, प्राइमोडियल फोलिकल। अब ये तो ऊसाइट है, तो ये पता ही अपन को क्या है, ये तो भाई एक तो इसमें क्या मिलेगा, प्राइमरी ऊसाइट। और ये क्या होती हैं, ये जो कोशिकाएं होती है ना, ये जो लेयर बनती है, ये यहीं से बनती है। देखो इसके ऊपर जो अपन नया तो कुछ लिखा नहीं है, इसके अंदर ही बन रही है, मतलब ये अंडाशय के अंदर ही अंदर बन रहा होगा। और किसके ऊपर बन रही है ये लेयर, पुटिका के ऊपर बन रही है ना, तो इसको क्या बोल देते हैं अपन, पुटिकीय सेल। पुटिकीय कोशिका। और ये अंडाशय के स्ट्रोमा में बन रही है, किसमें बन रही है, स्ट्रोमा में, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं अपन, स्ट्रोमल सेल। और ये आपको चपटी दिखाई दे रही है, सल के ऊपर वाला जो होता है, तो इनको क्या बोल दिया जाता है, चपटी कोशिका। ठीक है। प्राइमोडियल फोलिकल के बाद में जो आ जाता है वो कौन सा होता है, प्राथमिक पुटक। प्राइमरी फोलिकल वो कौन सा था, प्राइमोडियल था, ये कौन सा है, प्राइमरी है। तो देखो अपन को क्या देखना है कि चेंज क्या हो रहा है, उसमें प्राथमिक ऊसाइट था, तो इसमें भी अपन क्या बना देंगे, प्राथमिक ऊसाइट बना देंगे। अब अगर इसकी भी मैं कोशिकाएं कोई चपटी बना दूं, तो इसमें और उसमें कोई फर्क रह जाएगा क्या, नहीं होगा। अपन को तो क्या है, अपन ने प्राथमिक बोला तो कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो होता क्या है कि इसमें जो कोशिकाएं होती हैं, जो पहले कैसी थी, चपटी थी, वो अब कैसे हो गई हैं, स्तंभाकार हो गई हैं। क्या हो गई है भाई, स्तंभाकार हो गई है। अब इनका जब मैंने स्तंभाकार किया है इनको, तो कुछ नाम भी तो रखूंगा। इनका नाम क्या होता है, ग्रेनुलोसा सेल्स। ग्रेनुलोसा सेल्स मतलब कनिकीय सेल होती हैं, कनिकीय कोशिकाएं होती हैं। और ऊसाइट तो ऊसाइट रहेगा कौन सा वाला, प्राथमिक अंडाशय। ठीक है। अब प्राइमरी फोलिकल की अगर अपन बात करते हैं, भाई बर्थ वाली तो अपन ने बात कर ली थी, बर्थ पे कितनी थी, 4 मिलियन थी। एम्ब्रियन के स्टेज में कितनी थी, 7 मिलियन थी। अब क्या हो गया है, प्यूबर्टी की बात करते हैं। प्यूबर्टी पर प्रत्येक अंडाशय में, किसमें, प्रत्येक अंडाशय में कितनी रह जाती है, 60,000 से 80,000। प्रत्येक में 60 से 80 है, तो दोनों में दो रहते हैं ना अंडाशय, तो कितना हो जाएगा, 1,20,000 से 1,60,000 का क्या, प्राथमिक। इसका मतलब वो 4 मिलियन से और इतनी कम हो गई है, 4 मिलियन से कितनी रह गई है, तो
एक 20 से 1,60,000 ही रह गई हैं, इसका मतलब वो नष्ट हो रही होंगी, नष्ट हो रही होंगी ना। तो देखो होता क्या है, अब इस प्राथमिक पुटक में ये जो oocyte है, भाई अपन ने बर्थ करवा दिया है और प्यूबर्टी भी आ चुकी है, इसका मतलब जब तक ये प्यूबर्टी आई है तो क्या इस प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट हो चुका होगा क्या? वो तो प्यूबर्टी के बाद में होता है। अपन ने अब ये जो प्राइमरी oocyte है ये अभी भी किस में अरेस्टेड है? प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटिन अवस्था में अरेस्टेड है ना। तो प्राथमिक पुटक में प्राइमरी oocyte विभाजन कौन सा? मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के भी डिप्लोटीन में। अच्छा ये बताओ, ये जो अरेस्ट रहेगी स्थायी रूप से कि अस्थायी रूप से? अस्थायी रूप से। रूप से अरेस्ट रहती है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट, और दूसरा क्या है, जन्म से यौवन आरंभ तक बहुत सारी पुटिकाएं क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। तथा प्यूबर्टी पर कितनी बचती हैं? केवल 60,000 से 80,000 बची रहती है। क्लियर है इतनी बात? अब एक प्राथमिक पुटक के बाद में कौन सा आ जाता है? द्वितीयक पुटक आ जाता है। कौन सा आ जाएगा भाई? द्वितीयक पुटक। इसमें देख लो प्राइमरी oocyte है और सेल का नाम क्या है? ग्रेनुलोसा सेल। अब है कौन सा? सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में जो oocyte है वो अभी भी कौन सा मिलेगा भाई? प्राइमरी मिलेगा। अब जो अपन ने प्राथमिक फॉलिकल में क्या बनाई थी? ग्रेनुलोसा सेल्स बनाई थी ना, वो क्या हो जाती है? वहां पे तो एक ही लेयर थी, यहाँ पे इसकी लेयर क्या हो जाती है? बहुत सारी हो जाती है, मल्टीपल लेयर्स हो जाती है। तो मल्टीपल लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। तो ये आपको एक झिल्ली की तरह नहीं लग रही क्या? झिल्ली लग रही है ना, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। उसको अपन ने क्या बोला था? ग्रेनुलोसा कोशिका बोला था, क्योंकि एक ही परत थी, यहाँ पे बहुत सारी परत हो जाती है तो झिल्ली की तरह लगती है, इसलिए इसको क्या बोल दिया? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा बोल दिया है। और oocyte कौन सा है इसमें? अभी भी प्राइमरी oocyte ही है। ठीक है, अब होता क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल के ऊपर एक नई लेयर बन जाती है जिसको बोला जाता है थीका लेयर। कौन सी लेयर बोलेंगे भाई? थीका लेयर। थीका फॉलिकुलाई बनी किसके ऊपर है? फॉलिकल्स के ऊपर बनी है। लेयर का नाम क्या है? थीका लेयर। और तो इसको नाम क्या रख दिया अपन ने? थीका फॉलिकुलाई। ये अभी कैसी रहती है? अविभेदित रहती है, मतलब कि ये आगे चल के कुछ ना कुछ बनाएगी, लेकिन अभी इसने बनाया नहीं है। क्या बनाएगी वो? आगे की फॉलिकल्स में पता लग जाएगा। तो सेकेंडरी फॉलिकल को अपन किस चीज से पहचान सकते हैं? एक तो इसमें क्या मिलेगा? मेम्ब्रेना
ग्रेनुलोसा मिलेगी, और एक इसमें क्या मिलती है, थीका फोलिकुलाई मिल जाती है। अब एक बात बताओ, जैसे कि मैंने ये जो चीजें बताई है, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं क्या यहाँ पे कि जो द्वितीयक फॉलिकल होती है उसमें oocyte जो होती है वो प्राथमिक oocyte होती है, उसमें जो ग्रेनुलोसा जो सेल्स होती है उसकी बहुत सारी परतें बन जाती है, और इसको अपन क्या बोल देते हैं, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा बोल देते हैं। तथा इसी के साथ में मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के लेयर के ऊपर सेकेंडरी फॉलिकल में एक नई परत का निर्माण हो जाता है जिसको थीका फोलिकुलाई बोलते हैं, और वो एक अविभाजित परत होती है। बोलो, समझ जाओगे? बड़ी। तो ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है, इसी के साथ में अपन देखते हैं अब टर्सरी फॉलिकल। कौन सी फॉलिकल है भाई? टर्सरी फॉलिकल। अब टर्सरी फॉलिकल में क्या होगा, oocyte जो होती है वो प्राथमिक की सेकेंडरी, इसमें भी कौन सा ही है, प्राथमिक ही है, ठीक है। अभी भी कैसा ही है, प्राइमरी ही है, बनाएंगे अभी उसको, है ना। ये क्या होता है, ट्रांजिशन फेज होता है, जो विभाजन होगा इसमें हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा अब किसमें, सेकेंडरी, ठीक है। यहाँ पे जो लेयर मिलेगी वो कौन सी लेयर है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। कौन सी लेयर है भाई, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। अब ये जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की जो परत है ना, इसके बीच में क्या बन जाती है, गुहा बन जाती है। क्या बन जाती है, गुहा, जिसको बोल दिया जाता है एंट्रम। क्या बोल देंगे भाई, एंट्रम बोल देते हैं, ठीक है। क्या बना दिया, ये एंट्रम बना दिया है। और ये जो थीका फॉलिकुलाई थी, अब बताओ इसको जो बनाना है वो बना चुकी होगी क्या, बना चुकी होगी, दो लेयर बन जाती है इसकी, एक तो थीका इंटरना और एक थीका एक्सटर्ना। क्या हो गया, एक तो लेयर कौन सी बन जाती है, थीका इंटरना, और एक थीका एक्सटर्ना। अब आती है काम की बात, इसको अपन ने क्या बोला है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा बोल दिया है, इसको अपन ने क्या बोल दिया वो तो लिख ही दिया है यहाँ पे। और ये जो कैविटी है इसकी, इस कैविटी का नाम बताओ भाई, एंट्रम है। और इस एंट्रम में क्या भरा हुआ रहेगा, एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, हाँ द्रव भरा हुआ रहता है, जिसको बोला जाता है लिक्वर फॉलिकुलाई। फॉलिकल्स के अंदर भरा हुआ है और लिक्विड भरा हुआ है, तो नाम क्या हो जाएगा, लिक्वर फॉलिकुलाई हो जाता है, ठीक है। ये जो होती है इसको बोल दिया जाता है थीका एक्सटर्ना, क्योंकि ये थीका लेयर और बाहर की बनी है, और ये क्यों, क्या बोलेंगे इसको भाई, थीका इंटरना बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थीका इंटरना। अब देखो इन दोनों से रिलेटेड कुछ कुछ बातें जो आपको जानना जरूरी है, कि एक तो ये जो थीका एक्सटर्ना होती है, कौन सी होती है, थीका एक्सटर्ना होती है, वो एक कैसी होती है, फाइब्रस लेयर होती है, रेशेदार परत होती है, और नॉन वेस्कुलर होती है। नॉन वेस्कुलर का मतलब असंवहनीय। और अगर मैं बात करूं थीका इंटरना की, तो इसका एक जबरदस्त काम होता है, थीका
इंटरना की अगर मैं बात करूं तो इसका एक जबरदस्त काम होता है, ये होती है एंडोक्राइन नेचर की, बोले तो अंतःस्रावी। कैसी? अंतःस्रावी नेचर की होती है। और अंतःस्रावी जो है आपको तो पता ही होगा, क्या छुपाऊं तुमसे, कि हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक ना, कुछ ना कुछ तो ये भी रिलीज कर देगी, और कुछ ना कुछ में भी क्या करेगी, एस्ट्रोजन रिलीज करेगी। समझ गए क्या बात को? और एक आपको इसमें नाम दिख रहा होगा, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, दिख रहा है क्या? अरे दिख रहा है ना सबको, ये देखो ये। अच्छा ये बताओ, जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा है वो सेकेंडरी फॉलिकल में मिलेगा कि टर्सरी में मिलेगा? दोनों में मिलेगा। और इसका पता है काम क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करती है ये भी। इसका मतलब ये हो गया कि जो थीका इंटरना है वो भी एस्ट्रोजन रिलीज कर रहा है, हाँ भाई कर रहा है, और मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा भी कर रहा है, तो ये भी कर ही रहा है। और रही बात किसकी, एंट्रम की, किसकी, एंट्रम की, इसमें भरा हुआ रहता है क्या, द्रव, एक लिक्विड भरा हुआ रहता है, भरा हुआ रहता है, ये हो जाता है क्या, टर्सरी फॉलिकल। अब एक जो लास्ट वाला है वो है ग्राफियन पुटिका। अब होगा क्या कि जैसे ये एंडिंग पे पहुंचता है ना, ये अपन ने इसका स्टार्टिंग फेज बनाया है, जैसे जैसे ये एंडिंग तक पहुंचेगा इसमें क्या हो जाएगा, विभाजन प्रेरित हो जाता है, क्या हो जाएगा, विभाजन प्रेरित हो जाएगा। अब जो बचती है वो कौन सी है, ग्राफियन फॉलिकल है। गौर से देख लो, ग्राफियन फॉलिकल में oocyte प्राथमिक की द्वितीयक, सेकेंडरी। इसमें बताओ मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की कोशिकाएं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? मिलेंगी, लेकिन उनका नाम अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाम अलग हो जाएगा। क्या है भाई, इनका जो नाम है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की सबसे आंतरिक परत, कौन सी परत, सबसे आंतरिक परत को हम बोल देते हैं जोना पेलुसिडा। क्या बोल दिया जाता है भाई, जोना पेलुसिडा। और मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की वो वाली परत जो जोना पेलुसिडा के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, क्या बोल देंगे, कोरोना रेडिएटा। बताओ इसमें एंट्रम मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी भाई। ये बना दिए क्या, एंट्रम। बताओ इसमें थीका इंटरना और एक्सटर्ना मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी ना। जो अंदर वाली होती है वो थीका इंटरना होती है कि एक्सटर्ना होती है? अरे इंटरना की एक्सटर्ना, इंटरना। और जो बाहर वाली, एक्सटर्ना। देखो, देख रहे हो ना, सबसे बाहर वाली का परत का नाम बोल दो भाई, थीका एक्सटर्ना। इस वाली लेयर का नाम बोल दो भाई, थीका इंटरना। इस वाली लेयर का नाम बोल दो भाई, ये कैविटी, कैविटी एंट्रम। ये वाली लेयर कोरोना रेडिएटा। ये वाली लेयर का नाम बोल दो भाई, जोना पेलुसिडा। oocyte का नाम बोल दो भाई, सेकेंडरी oocyte। इसका मतलब, किसका मतलब, इसका मतलब यहाँ पे जो प्राइमरी oocyte था उसमें क्या हो चुका है, मियोसिस
फर्स्ट कंप्लीट। और ये तो कब होगा? प्यूबर्टी पे होगा। अब इस ग्राफिन फॉलिकल में जो oocyte है, ग्राफिन फॉलिकल में जो oocyte है वो बन गई है। अब इसको पहुंचाना कहां पे है? फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन वहां पे पहुंचाने से पहले इसको रिलीज भी तो करना पड़ेगा। अरे करना पड़ेगा, रिलीज भी तो करना पड़ेगा ना। अब रिलीज करना है तो इसको रप्चर भी तो करना पड़ेगा। अब रप्चर कैसे करूं मैं? आपने थोड़ा सा वो मासिक चक्र का अगर आपको पता हो तो उसके 14वें दिन पर एलएच हार्मोन जो है सबसे हाईएस्ट पीक पर रहता है, ठीक है। और तब जाके ये जो ग्राफिन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाती है, फट जाती है। तो इसको कैसे पता लगा? इसको कैसे पता लगा होगा ग्राफिन फॉलिकल को कि अपन मिडिल ऑफ दी मेंस्ट्रुअल साइकिल आ चुके हैं, 14 डे पर आ चुके हैं? हार्मोन ऐसे, हार्मोन तो ठीक है, सिग्नल आ गया है हार्मोन का। वो हार्मोन क्या करवा रहा होगा इसमें? हाँ, तो रप्चर करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। देखो अपन ने जब भी अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, अपन हर एक लेयर का काम भी बताता आ रहा हूं मैं। कुछ यहाँ पे ऐसी चीज है कि जिसका मैंने काम नहीं बताया। एंट्रम का, एंट्रम का मैंने बोला था उसमें क्या है? लिक्विड भरा हुआ है। अब कॉमन सेंस की बात लगाओ, ये जो कैविटी है या फिर जो पूरी की स्ट्रक्चर है, इसका ऐसा तो है नहीं है कि ये ग्रो करते जा रही है और साइज बढ़ती जाएगी। साइज तो उतनी ही है, लेकिन इसका जो फ्लूइड है वो बढ़ता जा रहा है। मैंने क्या बोला था कि एंट्रम की साइज बढ़ जाती है, और जितना साइज एंट्रम का बढ़ेगा उतना ही उसमें क्या है? फ्लूइड जाता आता जाएगा ज्यादा। तो जितना फ्लूइड ज्यादा आएगा, बताओ प्रेशर ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? अब जो एलएच हार्मोन होता है, इसके फ्लूइड के सीक्रेशन को क्या करवा देता है? ज्यादा करवा देता है। और जब ये इतना एक्स्ट्रा हो जाता है कि ये जो फॉलिकल्स होती है वो क्या हो जाती है? रप्चर हो जाती है। और इसके अंदर है कौन सा है? सेकेंडरी oocyte है। तो सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है। और एक कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा सा नोटिस करके देखो कि अगर सेकेंडरी oocyte बाहर आएगी तो क्या वो सेकेंडरी oocyte केवल अकेली आ रही है क्या? सेकेंडरी oocyte जब अकेली आ रही है, मतलब केवल और केवल सेकेंडरी oocyte आएगी, अपने साथ में कुछ लेयर भी लेके आएगी, किसी की लेयर भी लेके आएगी। क्योंकि देखो ये जो दोनों लेयर है मैंने देखो बिल्कुल पास पास में बनाई है, तो इनको भी तो साथ में लेते आए हैं, ठीक है। तो अब अपन क्या करवा देते हैं? इसका ओव्यूलेशन करवा देते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी लिंक करूंगा, वो अपन अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन दोनों का लिंक होना जरूरी है कि ओव्यूलेशन हो गया है, और जो ओव्यूलेशन होता है वो कौन से दिन पर हो जाता है? 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इसी के दिन क्या हो जाता है? एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अपने उच्चतम स्तर पर होता है, पीक लेवल पर रहता है, ठीक है। और ये क्या करवा देता है? इस ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर करवा देता है, नष्ट करवा देता है। और जैसे ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाती है, बताओ क्या रिलीज हो जाएगा? सेकेंडरी oocyte। हो गया रिलीज? अरे हो गया क्या? अब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो चुका है। अब कहां पे पहुंचेगा ये? फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में। और मैं आपको बता देता हूं, वैसे आपको तो पता ही है कि इसकी जो जीवन है केवल 2 दिन का रहता है, केवल 2 दिन का रहता है। तो अगर मैं मान के चल रहा हूं, मान के क्या चलना, मेरे को बताना ही पड़ेगा कि अगर वो 14 डे पर रिलीज हुआ है तो 14 से 15 और 15 से 16 कितने दिन तक जिंदा रह सकता है? ये रह सकता है ना। अब अगर इसका निश्चितन होना होगा तो इन्हीं दिन तो हो पाएगा। अरे इन्हीं दिन तो हो पाएगा। तो मैं बोल के चल रहा हूं यहाँ पे कि मान लो किसी भी दिन इन दोनों दिनों में क्या हो जाता है? निषेचन हो जाएगा। निषेचन कंप्लीट हो जाएगा। और निषेचन जब कंप्लीट हो जाता है तो कौन सी स्ट्रक्चर बन जाती है? जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाता है? जाइगोट। अब एक बात बताओ, जो निषेचन हुआ वो कहां पे हुआ? फैलोपियन ट्यूब में हुआ। कहां पे हुआ? फैलोपियन ट्यूब में। तो जो जाइगोट बनेगा वो कहां पे बनेगा? फैलोपियन ट्यूब में बनेगा। जाइगोट के बाद में आपको स्टेज पता होगा, मुरुला।
जायगोट के तुरंत बाद बन जाती है वो, तो ये भी कहाँ पे बनेगी, फेलोपियन ट्यूब में बनेगी। इसके बाद में क्या आ जाता है, ब्लास्टुला। ब्लास्टुला कहाँ पे बनेगा, मतलब ब्लास्टोसिस्ट। तो ये जो स्टेज है वो तो कहाँ पे बन जाती है, फेलोपियन ट्यूब में। और इसका क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन, अंतरोपण हो जाता है। अब अगर किसी को पता है तो कोई बता सकता है कि इम्प्लांटेशन कौन से दिन पर होता होगा। देखो ये जो इम्प्लांटेशन होता है ना, ये होता है 1 वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के 1 सप्ताह के बाद में। अब एक बात बताओ, अगर मैं मान के चल रहा हूं कि 14 डे पर ही क्या हो गया, निषेचन हो गया, तो बताओ इम्प्लांटेशन कौन से दिन पर हो जाएगा, किसके पर। अगर मैं बोलूं कि 15 दिन पर हुआ है तो 22, और अगर मैं बोलूं 16 पे हुआ है तो 23rd डे पर हो जाता है। आपको थोड़ा ये आइडिया होगा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है 28 दिन का होता है औसत, ठीक है। तो अपन कौन से दिन पर पहुंच चुके हैं अभी, 23वें दिन पर। और 23वें दिन पर क्या हो चुका है, इम्प्लांटेशन हो चुका है। ये तो अपन ने बात बताई किसकी, कि जो सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है उसके साथ में क्या हो रहा है। अब इसकी भी तो खबर ले लो, ये जब रप्चर हुई थी तो सेकेंडरी oocyte तो चला गया था, बाकी का पार्ट तो बचा रह गया ना। वो समझ में आ गया उधर का कि सेकेंडरी oocyte का कहां पे जाएगा और क्या क्या होगा। अब अपन वापस आ जाते हैं कि जो ग्राफ्टिन फॉलिकल जो रप्चर हुई है, भाई कोई भी एक कैविटी रप्चर हुई तो जो निकलना था वो तो निकल चुका है सेकेंडरी oocyte, लेकिन जो बचा हुआ पार्ट है वो भी तो रह गया ना कुछ कुछ। अब जो बचा हुआ पार्ट है वो किस में कन्वर्ट होने लग जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम में। अच्छा ये जो रप्चर हुआ है कौन से दिन पर रप्चर हुआ था, 14 डे पर, ठीक है। तो क्या 14 डे पर ही तुरंत क्या कॉर्पस ल्यूटियम बन जाती है, नहीं बनती है। ये बनना शुरू होती है और अगले 9 दिन तक बनती रहती है। तो 14 और 9 23 दिन। तो कॉर्पस ल्यूटियम कंप्लीटली डेवलप कितने दिन पर हो जाती है, 23rd डे पर। और उधर वो देखो अंतरूपण कितने दिन पर हो रहा है, मैक्सिमम 23वें दिन तक हो सकता है। अब थोड़ा सा आपको पता होगा कि अगर निषेचन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम बनी रहेगी, और अगर नहीं हुआ तो टूट जाएगी। अब ये रहना है इसको नहीं रहना वो डिसाइड कब होगा, कि उधर अंतरोपण हुआ है कि नहीं हुआ। और अंतरोपण होने की लास्ट डेट कितनी है, 23 है, और इसकी फुल्ली परिपक्व होने की भी डेट कितनी है, 23 है। तो अगर वो 23वें दिन तक उसमें क्या हो गया, अंतरोपण हो गया, तो बताओ ये अपना आगे प्रोसेस करेगी कि नहीं करेगी, नहीं करेगी ना, मतलब डिजनरेट नहीं होगी। और अगर उसको पता लग गया कि 23वां दिन है और ये भी कितने दिन तक बनी हुई है, 23वें दिन तक बन गई है, अब ये चेक करेगी कि अंतरोपण हुआ है कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो बताओ उसका कोई जिंदा रहने का हक है क्या, नहीं है। अब दिन कितने बच गए कंप्लीट होने में, 5 दिन बचे हैं। तो अगले 5 दिनों में ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, कॉर्पस एल्बिकेंस में, ठीक है भाई। तो देखो 14 डे पर क्या हुआ, ग्राफिन फॉलिकल हो गई रप्चर। तो एक तो रप्चर होने के बाद में सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया, और जो बचा हुआ पार्ट है वो किसमें बनने लग गया था, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने वहां पे जो डायग्राम है उसमें 2 बार कॉर्पस ल्यूटियम लिखवाया है, अगर नहीं पता है तो देखो। ये भी कॉर्पस ल्यूटियम और ये भी कॉर्पस ल्यूटियम। ये तो यहाँ पे क्या है, अभी तो तुरंत ही बनी है ना, और यहाँ पे क्या है, ये फुली डेवलप हो गई है कौन से दिन पर, 23वें दिन पर। एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो उसमें भी 2 ही बना रखा है। तो 2 क्यों बनाया है, क्योंकि जो पहला वाला बना है वो पूरी परिपक्व नहीं बनी है, पूरी विकसित नहीं हुई है। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे 14वें दिन पे है और 23वें दिन पर क्या हो जाती है, पूरी पूरी परिपक्व हो जाती है। अगर उसी टाइम पे क्या हो गया है, अंतरोपण हो गया है, तो ये ऐसी की ऐसी बनी रहेगी। और अगर निषेचन मतलब वो इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगी, अगले 5 दिनों में किस में कन्वर्ट हो जाती है, कॉर्पस ल्यूटियम में। और आपको पता होगा कि जब ये डिजेनरेट होती है और जब निषेचन नहीं होता है तभी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। तो अगले 5 दिनों में ये डिजेनरेट हो जाएगी, और डिजेनरेट हो जाएगी तो 28वें दिन के बाद में पहला दिन आ जाएगा वापस।
साइकिल वापस से शुरू हो जाएगा। समझ गए बात को? तो ये होता है क्या, फॉलिकुलर डेवलपमेंट। थोड़ा थोड़ा अपन ने मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला भी किया है, उसको अपन और डिटेल में भी पढ़ेंगे, इतना नोट करिएगा।